नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में दूसरे चरण का आज मतदान है। 14 जिलों की 93 सीटों पर आज वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। 93 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के रानिप में अपना वोट डालेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ही मौजूद हैं और वो वहां पर अपना वोट कास्ट करेंगे। 93 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में है। सेकंड फेज और लास्ट फेज है ये गुजरात इलेक्शंस का। फर्स्ट फेज 1 दिसंबर को हुआ था, आज 5 दिसंबर है। दूसरा फेज है गुजरात इलेक्शंस का और 8 बजे से वोटिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे से वोट डाले जाएंगे। 14 जिलों की 93 सीटों पर होगा मतदान। पहला जो फेज था वो 89 सीटों पर था। कुल सीटें हैं 182। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में हैं, वहां पर रानिप में वो अपना वोट डालेंगे। और बेहद ही अहम चुनाव गुजरात का, क्योंकि इस बार बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला ये बन चुका है आम आदमी पार्टी के आने से, और हर पार्टी की तरफ से अपना दावा ठोका जा रहा है। 27 सालों से बीजेपी का कब्जा है गुजरात की सियासत पर। तो गुजरात में आज सेकेंड फेज ऑफ इलेक्शन है, सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग है। आज 8 बजे से वोटिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। 93 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 14 जिलों की 93 सीटों पर यह संग्राम है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है। वोटर्स बीजेपी को जिताएंगे या सत्ता परिवर्तन होगा? बहुत सारे सवाल हैं। बीजेपी को कमान मिलेगी या आम आदमी पार्टी के भी कुछ अरमान पूरे हो सकते हैं? कमजोर विपक्ष और सपने बुन रही है कांग्रेस। क्या कांग्रेस के हाथों बाजी लग सकती है? पिछली बार उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। और अगर 2002 के चुनाव से बात की जाए गुजरात की, तो लगातार जो सीटें हैं वो कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की। पिछली बार 99 सीटें हाथ आई थी, तो लगातार जो सीटें हैं वो कम हुई हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों में इजाफा करेगी या कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएंगी? क्योंकि 77 सीटें पिछली बार कांग्रेस को मिली थी। 12 सीटों का डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। क्या कांग्रेस जो है अपनी सीटों का जो आंकड़ा है उसको आगे लेकर जाएगी? भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार करेगी? क्या बहुमत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास आएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि आम आदमी पार्टी जो कि एक नए प्लेयर के तौर पर इस विधानसभा चुनाव में उतरी है, उसके पास कितनी सीटें आएंगी? तो दूसरा चरण है आज। 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी, जैसा कि हमने आपको बताया। 74 सामान्य, 6 एससी और 13 एसटी सीटें। अगर ये पूरी 93 सीटों की अगर हम बात करें तो 74 जनरल कैटेगरी की हैं, 6 जो है वो एसटी कैटेगरी की हैं और 16 एसटी कैटेगरी की हैं। कुल मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 2,51,00,000 मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग आज करेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें 1.22 करोड़ जो है वो महिला वोटर भी है, यानी कि 1,22,00,000 वोटर जो है वो महिला है। 18 से 19 साल के अगर लोगों की बात की जाए तो वो है 5,96,000 वोटर, यानी करीब 6 लाख जो वोटर हैं उनकी जो उम्र है वो 18 से 19 साल के बीच में, यानी कि वो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। और 90 साल से अगर अधिक उम्र के वोटर्स की बात की जाए तो वो है 5,400 वोटर। तो 90 साल के 90 प्लस की अगर बात करें, 90 प्लस की, तो 5,400 है। 26,409 बूथों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं क्योंकि पहला चरण ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। दूसरे चरण की हम बात कर रहे हैं, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं करीब 36,000 ईवीएम का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। 36,000 ईवीएम के थ्रू जो वोटर्स हैं वो अपना वोट कास्ट करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने आपको बताया, कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से दूसरे चरण का जो रण है काफी ज्यादा अहम है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। साथ ही साथ हमने बताया कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है यहां पर। सीटें जैसा हमने आपको बताई, 74 सीटें सामान्य की, 6 एससी की है और 13 सीटें एसटी की है, क्योंकि ट्राइबल एरिया गुजरात में बहुत ज्यादा है। अगर सूरत की बेल्ट की बात की जाए तो वहां पर ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा है, तो कहा जा सकता है कि वहां पर सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं। 16 सीटें जो है वो आरक्षित हैं एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और जो 6 सीटें वो शेड्यूल कास्ट के लिए। 74 सीटें सामान्य है। ये हम 93 सीटें जो कि सेकंड फेज में हो रहा है उसकी हम बात करें। 36,000 ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा, अलग अलग बूथों में ईवीएम लगेंगे। और नए मतदाता भी 18 से 19 साल के अगर मतदाताओं की बात की जाए तो कुल 6 लाख मतदाता जो है, करीब 6 लाख मतदाता जो है वो पहली बार अपना वोट का जो प्रयोग है वो करेंगे। 90 साल से अगर ज्यादा उम्र के लोगों की बात की जाए तो 5,400 मतदाता हैं उसमें, और 26,409 बूथों पर यह मतदान चलेगा।
प्रोसेस होगी, वोटिंग प्रोसेस होगी, सेकंड फेज की वोटिंग प्रोसेस होगी और यहां से फिर पता लगेगा कि आखिर जो है ऊंट किस करवट बैठेगा, कौन सी पार्टी जो है वो मेजोरिटी की तरफ जाएगी। क्योंकि पहले फेज का जो इलेक्शन हुआ था 1 दिसंबर को, उसमें 89 सीटों का हुआ था और इसमें 93 सीटों का चुनाव हो रहा है। 2 फेजेस में गुजरात के इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया था। हिमाचल की अगर बात करें वहां 1 फेज में इलेक्शन था। कल एमसीडी का चुनाव भी हुआ दिल्ली में। और यहां पर ये गुजरात की राजनीति, क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गृह मंत्री गुजरात से आते हैं, बहुत अहम। और इसीलिए हमने बताया आपको कि प्रधानमंत्री भी आज अपने वोट देंगे, यहां पर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गुजरात में ही मौजूद है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शोज किए, मतदाताओं को रिझाने की कोशिश पूरी रही। बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगा दिया। सेकंड फेज की अगर बात की जाए, लगातार बड़े बड़े रोड शोज, लंबी रैलियां निकाली गई, वहां पर जनसभाओं को संबोधित किया गया। और बीजेपी ने या और पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करें तो किसी ने भी कोई कोर कसर यहां पे नहीं छोड़ी। फर्स्ट फेज में जिस तरीके से प्रचार हुआ था, सेकंड फेज में और तेजी आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो रैलियां और ज्यादा बड़ी, रोड शोज उन्होंने किए, बहुत लंबे लंबे रोड शोज किए। और अब सवाल यही है कि जब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो किसके हाथों सत्ता की चाबी लगेगी? 27 साल से काबिज बीजेपी या फिर कांग्रेस? तो दूसरे चरण की वीआईपी सीटों की अगर हम बात करें, यहां पर कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीनों के बीच में टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त बताया जा रहा है। बीजेपी के टॉप 3 नेताओं का रिकॉर्ड अगर हम देख लें, भूपेंद्र भाई पटेल की अगर हम बात करें, 1995 में नगर पालिका के चेयरमैन वो बने थे। 2021 में गुजरात का उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। भूपेंद्र भाई पटेल को एक बड़ा पाटीदार आंदोलन चला था, उसके बाद बीजेपी ने एक बीच का रास्ता निकाला। कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 1,17,000 वोटों से हराया था। हार्दिक पटेल की भी बात कर लेते हैं। हार्दिक पटेल 2015 में गुजरात के सरदार पटेल समूह के सदस्य हैं, पाटीदार समाज से आते हैं। 2017 में बीजेपी का हिस्सा नहीं थे। जब 2017 में लास्ट टाइम इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी का हिस्सा नहीं थे हार्दिक पटेल। 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए। 2020 में गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हार्दिक पटेल को बनाया गया और 2022 में कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2022 में ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और अब चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं हार्दिक पटेल। तो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे 2020 में, बड़ा पाटीदार आंदोलन चलाया, बीजेपी को बैकफुट पर भी धकेला था 2017 के चुनाव में, लेकिन तब चुनाव नहीं लड़ा था। इस बार हार्दिक पटेल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऋषिकेश भाई पटेल की अगर हम बात कर रहे हैं, गुजरात कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे, 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा, कांग्रेस के पटेल महेंद्र कुमार को हराया था, 77,496 वोटों से जीत हासिल करी थी। तो टॉप 3 नेताओं का हम आपको कार्ड दिखा रहे हैं। दूसरे चरण का जो गणित है वो भी आपको समझा देते हैं। 14 जिले हैं, 93 सीटें हैं, 833 उम्मीदवार जो हैं, कुल 833 उम्मीदवार जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महिला उम्मीदवारों की अगर बात करें तो वो है सिर्फ 69 महिला उम्मीदवार हैं। फर्स्ट फेज में हमने देखा था उसमें 70 के करीब थी। पुरुष उम्मीदवारों की अगर बात करें तो 764 पुरुष उम्मीदवार हैं। गुजरात का जातीय गणित अगर देखा जाए तो कोहली समाज की अगर बात की जाए तो 24% है। कोहली समाज 24% है, कोहली नहीं है, कोहली है। पाटीदार की बात की जाए तो 15% है। मुस्लिम की अगर बात की जाए तो 10% यहाँ पे हिस्सेदारी बनती है। एसटी 15% है। एससी की अगर बात की जाए तो 7% है, क्योंकि ट्राइबल एरिया है, जैसा मैंने आपको बताया ट्राइबल एरिया, तो एसटी की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए सीट्स भी ज्यादा है। इस फेज की अगर हम बात करें तो 16 सीटें जो हैं 93 सीटों में से वो एसटी कैटेगरी के पास हैं, यानी रिजर्व सीटें हैं। ब्राह्मण समाज की अगर बात करें तो 4% जो वोट बैंक है वो ब्राह्मण समाज का है। राजपूत समाज की अगर बात करें तो 5% है। वैश्य समाज 3% है और अन्य की अगर भागीदारी की बात की जाए तो वो है 17%। तो ये हमने आपको जातीय गणित समझाया गुजरात का।
2017 के अगर हम दूसरे चरण की वोटिंग की बात करें, 2017 के अगर हम आंकड़े लें तो 68.70% वोटिंग हुई थी। एक बहुत मेजर वोटिंग हुई थी, बड़ी वोटिंग हुई थी। 852 प्रत्याशी मैदान में थे उस वक्त। 2 करोड़ 22 लाख मतदाता थे, जिनमें से 1,53,1712 लोगों ने अपना वोट डाला था। वोटिंग प्रतिशत पिछली बार बहुत ज्यादा रहा था, 60 के आंकड़े को पार कर गया था। क्या इस बार भी वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहेगा? क्योंकि फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो 54% वोटिंग बताई गई थी। क्या इस बार सेकंड फेज में वो ज्यादा होगा? क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें, कंपैरिजन करें, तो ऑलमोस्ट 70% वोटिंग पिछली बार हुई थी और शायद एक आक्रोश भी था उस समय सत्ता पक्ष के खिलाफ, इसलिए सीटें भी कम हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। बागियों की बात करें, क्या बागी गणित बिगाड़ सकते हैं? मधु श्रीवास्तव की बात करें, बीजेपी की बागी हैं। दीनू पटेल ने बीजेपी से बगावत की है। कामनी राठौर हैं, कांग्रेस की बागी हैं, बीजेपी से बगावत की है। कामनी राठौर की अगर हम बात करें तो दीनू पटेल की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी से उन्होंने बगावत की है। क्या बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएंगे? कामनी राठौर की अगर बात करें तो वो कांग्रेस से बागी हैं। क्या वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ पाएंगी? इस बार वोट काटेंगी या खुद सीट हासिल कर लेंगी? क्योंकि बागी भी जो है काफी वोट काटते हैं और उससे नुकसान पहुंचता है पॉलिटिकल पार्टीज को। कंचन जरीवाला की बात करें तो उन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत की है। तो मधु श्रीवास्तव बीजेपी की बागी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला हुआ है। जी हां, जानलेवा हमला हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बनासकांठा के दांता विधानसभा से प्रत्याशी हैं कांति खराड़ी। शिवनगर इलाके में अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए वो जंगल में छिपे। कांति खराड़ी 4 घंटे बाद बता रहे हैं कि पुलिस जो है वो वहां से पहुंची और उनको निकाला गया खराड़ी से। बीजेपी प्रत्याशी शंकर चौधरी के भाई पर हमले का आरोप लगा रहे हैं वो। हमले को लेकर राहुल गांधी, पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने पहले ही आयोग से मांग की थी कि यहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो राहुल गांधी, पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया इसको लेकर। गुजरात में कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले से बचने के लिए वो जंगल में चले गए। इसके बाद पुलिस ने 4 घंटे के बाद उनको बाहर निकाला। बनासकांठा के दांता से उम्मीदवार हैं। शिवनगर इलाके में अज्ञात हमलावरों ने कांग्रेस प्रत्याशी पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए जंगल में छिपे कांति खराड़ी। 4 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने कांति खराड़ी को वहां से बाहर निकाला। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज गुजरात में दूसरे चरण का मतदान है, बहुत इंपॉर्टेंट फेज और लास्ट फेज। यहां पर 93 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 14 जिलों की 93 सीटों पर आज मतदान होगा। सुबह 8 बजे से जो वोटिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। 93 सीटों के लिए 833 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात में मौजूद हैं और अहमदाबाद के रानिप में वो अपना वोट डालेंगे। तो दूसरे फेज का इलेक्शन आज गुजरात में 93 सीटों के लिए मतदान होगा और जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वोट डालेंगे रानिप में, अहमदाबाद के रानिप में वो वोट डालेंगे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े रोड शोज किए, रैलियां की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मेहुल झाला जुड़ गए हैं रानिप अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वोट डालेंगे। मेहुल के पास हम सीधे चलते हैं। मेहुल, अभी तो वोटिंग प्रोसेस शुरू नहीं हुई होगी, लेकिन क्या माहौल इस वक्त नजर आ रहा है और बाकी जो आपने देखा होगा इतने दिनों में, कुछ उसको बताइए। बिल्कुल रवीश, 14 जिलों की जो 93 सीट है वहाँ पर आज वोटिंग होनी है। हम खड़े हैं अहमदाबाद के रानीप इलाके में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट कास्ट करने के सुबह 8:30 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। यही वो स्कूल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यही वो स्कूल है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार वोटिंग करते आए हैं। जब लोकसभा का चुनाव हो, खुद पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त की बात हो, 2017 हो या फिर 2022, यहाँ पर चाक
चौबंद जो पुख्ता इंतजाम किए गए, पुलिस और एसपीजी यहाँ पर मौजूद है। पूरा का पूरा मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर है। 10:30 बजे अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री नारायणपुरा इलाके में वोटिंग करेंगे। 9 बजे भूपेंद्र पटेल उनके मत क्षेत्र सीलज में जो घाटलोडिया में है वहाँ पर वोटिंग करेंगे। इसके साथ साथ कई मंत्री भी वोट करेंगे, पूर्व विधायक भी वोट करेंगे। जिस तरह से देखा जाए, प्रधानमंत्री का टाइम कुछ बताया गया है कि प्रधानमंत्री कितने बजे आएंगे वोट डालने के लिए? सुबह 8:30 बजे का वक्त दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। सुबह 6 बजे से पुलिस महकमा यहाँ पर तैनात है। सारी चीज़ों की छानबीन हो रही है, बैरिकेड्स लगा दिए हैं, पुलिस का जमावड़ा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले देर रात कांग्रेस के 2 विधायकों पर जानलेवा हमला होने की कोशिश की गई है, जिसमें दाता और थराद कांति खराड़ी 4 घंटे तक जंगल में छिप गए थे हमलावरों से बचने के लिए, और गुलाब सिंह राजपूत पर भी हमला हुआ है, ये कहा गया है। सुबह तकरीबन 9:30 बजे कांग्रेस के पोरबंदर के प्रत्याशी और पूर्व जो प्रमुख रहे हैं कांग्रेस के अर्जुन मोढवाडिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जो दोनों विधायक जो कांग्रेस के हैं उन पर जो हमला हुआ है, दोनों प्रत्याशी अभी है फिलहाल, उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे। एक बात ये भी सामने आई है कि थराद के गुलाब सिंह राजपूत जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उन पर जो हमला किया गया है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है थराद विधानसभा से शंकर चौधरी, उनके भाई ने हमला किया गया, उनके भाई के द्वारा हमला किया गया है, इस तरह का आरोप कांग्रेस के गुलाब सिंह राजपूत ने लगाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस कदर यहाँ ताबड़तोड़ रैलियाँ की थी, अहमदाबाद की 16 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उन पर कब्जा जमाने के लिए, सबसे ज़्यादा अहम बात है कि 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम बहुल इलाका भी है हिंदू के साथ साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र उन्हीं पर होगी कि ये 4 जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना खाता खोले और ये जो सीट है उनको अपने कब्जे में ले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में। 14 जिले की 93 विधानसभा सीट है। 69 प्रत्याशी जो है वो महिला हैं और 733 जो है वो पुरुष प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। पहले चरण के चुनाव में वोटिंग हालांकि कम हुई है, अब इस बार वोटिंग बढ़वाने की भी कोशिश होगी। खासकर उत्तर गुजरात जो है ये सबसे महत्वपूर्ण इलाका होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कश्मकश है, जाति जाति के आधार पर टिकट बांटे गए हैं। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और ओवैसी की पार्टी AIMIM भी नजर गड़ाई हुई है कुछ विधानसभा क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने के लिए। खासकर मेहुल, अगर लास्ट इलेक्शन से अगर हम कंपेयर करें, 2017 के इलेक्शन से अगर इस इलेक्शन को कंपेयर करें और इस सेकंड फेज को अगर कंपेयर करें, पिछली बार जैसा हमने देखा था कि काफी वोट परसेंटेज में भी इजाफा हुआ था कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज थोड़ा सा डाउन आया था, सीट्स भी उनकी उतनी नहीं आई थी लास्ट टाइम के इलेक्शंस को अगर हम कंपेयर करें। यहां पर अगर बात की जाए इस फेज की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगा दिया था, लगातार रैलियां की, बड़े बड़े लंबे लंबे रोड शो किए जो कि आपने भी कवर किए, कितना अहम हो जाता है और किस तरीके से डिवीजन रहने वाला है इस बार सीट्स का? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 35, अमित शाह ने 35, योगी आदित्यनाथ ने 25 से ज़्यादा उस तरह की रैलियां हुई है। खासकर जोर आजमाइश उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात में रही है, क्योंकि मध्य गुजरात भी कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हालांकि पिछले 1-2 बार से वो गढ़ टूटता गया है, पर उत्तर गुजरात जो है, जो कि जिस तरह से वोट करेगा उस पर नज़र भारतीय जनता पार्टी की भी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है उत्तर गुजरात। दांता, थराद, बनासकांठा की जो सीटें हैं, पाटन जिला है, हिम्मतनगर है, उन सभी क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने जोर आजमाइश की है। अब देखना ये होगा, क्योंकि मैं आपको एक बात भी बता दूं कि आज गुजरात भर में बड़े पैमाने पर शादियां भी हो रही है। ऐसे में वोटिंग पर क्या असर पड़ता है, या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, कार्यकर्ता है, वो किस तरह से ये जो मेहुल आप उस जगह पर खड़े हैं जहां पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद अपना वोट कास्ट करेंगे, मतदान का प्रयोग करेंगे। थोड़ा आप पीछे की हलचल दिखाने की जरा कोशिश करें, क्योंकि वोटिंग तो 8 बजे से शुरू होगी, अब इसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पे तमाम अधिकारी मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे लगे हुए हैं। थोड़ा सा अगर आप माहौल दिखाने की कोशिश करें उस मतदान केंद्र का जहां पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट देने वाले हैं।
बिल्कुल, ये निशान हाई स्कूल है रानीप इलाके का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ वोट कास्ट करने आ रहे हैं। इसके पहले मैं आपको दिखाऊं कि शहरी जो ये रानीप इलाका है वहाँ पर हलचल जारी है। कई जगह बैरिकेड्स लगा दिए, पर आम जनता के लिए आवाजाही अभी बंद नहीं की गई है। जिस कदर से देखा जाए सड़क पर किस तरह से पुलिस और बाकी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर पुलिस के सुरक्षा के चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस भी हर चीज़ को देख रही है कि किस तरह से कैसे प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय आएगा, कहाँ कॉन्वॉय को पार्क करना है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूँकि 2014 में जब ये नामांकन वोटिंग करने आए थे तब एक रोड शो के जरिए इस इलाके से गुजरे थे। अब देखना ये होगा कि इस बार प्रधानमंत्री किस तरह से आते हैं कॉन्वॉय के साथ, कि रोड शो के रूप में आते हैं। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं अपने हाथ ऊपर करके वी फॉर विक्ट्री का साइन करके हमेशा आते हैं। 2014 में एक ये भी हुआ था कि उन्होंने जो पार्टी का चिन्ह है कमल, वो भी अपने जी हाँ मेहुल, और उसको कुर्ते पर लेकर काफी लगाया था। कंट्रोवर्सी भी पिछली बार हो गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन सिंबल को लगाकर आए थे, तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी उसको लेकर। लेकिन उन्होंने कहा था कि दायरा होता है, कुछ इलेक्शन कमीशन के नियम होते हैं कि आप 100 मीटर की दूरी पर वो दिखा सकते हैं उसको। लेकिन विवाद काफी हो गया था मेहुल उस वक्त। बिल्कुल वही विवाद का जिक्र मैं कर रहा था कि इस तरह की कोई घटना इस बार होती है कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि प्रधानमंत्री पूरे प्रोटोकॉल और जो आचार संहिता के जो नियम हैं उनका उल्लंघन कतई नहीं करते। आप देख रहे हैं कि अभी भी इस इलाके में जो सुबह सुबह में लोग चलते हैं सिटी बस के माध्यम से, ये भी अभी चल रही है रानी इलाके में, क्योंकि अभी देर है, वोटिंग भी होनी है। बिल्कुल बिल्कुल मेहुल, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। गुजरात में सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस आज हैं, 93 सीटों के लिए वोटिंग होगी। और जैसा कि मेहुल झाला हमारे सहयोगी बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:30 बजे के करीब का टाइम बताया गया है जब वो वोट डालने के लिए पहुंचेंगे रानीप अहमदाबाद में। फिलहाल रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।